फिर अगर हम देखेंगे कि जैसे कि जो इस पूरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो है फ़िश। और फ़िश का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जब कंपनी सबसे ज़्यादा ये रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करती है, मतलब जब ये लेती है तो वो ये सबसे ज़्यादा लेती है अगस्त टू मार्च के बीच में। और मैं अगस्त टू दिसंबर पे देखूंगा तो यहाँ पे अराउंड 55% अपना रॉ मटेरियल लेती है। अगर उस समय सपोज कर लीजिए उस की जहाँ पे ये रॉ मटेरियल लेते हैं उस सी पे या उस जगह पर, अगर सपोज कर लीजिए वहाँ पर काफ़ी साइक्लोन हो और अगर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो फिशेस, वो जो एक पर्टिकुलर जो ये फिश लेते हैं, अगर वो पर्टिकुलर फिश पे कोई भी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी तो इनको ये काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ सकता है। और अगर सपोज़ वहाँ पे उनकी फ़िश की प्राइस अगर ज़्यादा पड़ती है तो फिर इनके लिए जो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो इनके मार्जिन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर आप ये देखेंगे कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फ़िश जो इनका जो प्रोडक्ट है, फ़िश मील का जो प्रोडक्ट है, ये एक्वा के लिए यूज़ होता है और पोल्ट्री के लिए भी यूज़ होता है और डॉग एंड कैट के लिए भी यूज़ होता है। दे कैन ऑल्सो ईट दैट। अगर सपोज कर लीजिए जैसे स्वाइन फ्लू या H1N1 करके ये फ्लूज होते हैं, ये अगर आते हैं और जो पोल्ट्री फार्म्स और उन सबको ही जो इनके जो ये कंज्यूम करते हैं जो फिश जो मील्स को, अगर उन्हीं को इम्पैक्ट अगर ये होता है तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट तो होगा लेकिन उसे कंज्यूम करने के लिए जो लाइव स्टॉक है वो नहीं होगा। तो ये भी इनके मार्जिन्स में काफ़ी इम्पैक्ट करता है। और एक और रिस्क मैं आपको बताता हूँ इनकी। मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री इनकी जो कि इनकी कंट्री वाइज इनकी सेल्स देख रहा था, तो इनकी 22 के बाद कोई 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इनकी सेल्स 23 में हुई नहीं है। मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए हैं या वहाँ से कस्टमर ने रिन्यू नहीं करे तो इनकी सेल्स ही नहीं हुई हैं। जैसे कि थाईलैंड हो गई, टूनिशिया हो गई, फिलीपींस हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने फाइनेंशियल 22 पे तो सेल्स करी थी, लेकिन फाइनेंशियल 23 पे कोई सेल्स इनके पास नहीं हुई है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क। और जबकि इनका 60% रेवेन्यू इनका सेल ग्लोबली इनको ग्लोबली आता है। और सिंस इनको 60% रेवेन्यू इसमें ग्लोबली आता है, उसमें से आप देखेंगे कि वो सारा का सारा एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के कारण भी होगा। यानी अगर हमारी कंट्री की जो भी डिनोमिनेशन है हमारी कंट्री की अगर वो रिड्यूस होती है, हमारे पैसे की अगर वो वैल्यू कम होगी तो इनको उस एक्सपोर्ट से कम रेवेन्यू मिलेगा। तो इनको एक एक्सचेंज का भी रिस्क आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इनके टॉप 5 सप्लायर्स हैं वो 35% ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सप्लायर मिस होता है तो अगेन इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इनके मार्जिन्स के कारण। और इनके जो टॉप जो 5 कस्टमर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो 50% से भी ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता है। और जो टॉप 2 कस्टमर्स हैं उसमें अराउंड 40% रेवेन्यू आता है। तो अगर वो कस्टमर्स अगर इनके चले जाते हैं तो भी इनको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू का। फिर अगर आप देखेंगे जो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पे ये एनवायरमेंटल और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनकी पॉलिसीज़ होती हैं। और इंडिया सिंस तो इनको हर समय अपने लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। और लाइसेंस लेते हुए इनको काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो स्टोरेज के हों चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, क्योंकि ये लाइव स्टॉक पर है तो इनको तो एक वो रिस्क भी रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चाइना पे सबसे ज़्यादा इनकी सेल्स होती है और इस समय वियतनाम पे होती है। वियतनाम इज़ फाइन, बट इनकी जो चाइना की सेल्स है, सो लाइक कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर कुछ भी अगर होती हैं तो अगर चेंज होती हैं उनमें तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट टू देयर बिजनेस। और इनके जो पहले डेटर्स थे फाइनेंशियल 21 पे, जो डेटर्स थे 47 करोड़ के थे, जो फाइनेंशियल 23 में अराउंड 145 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं।
तो इनके डेटर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब इनकी जो मनी है जब ये सेल कर लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इन्होंने आईपीओ में 120 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए लिखे हुए हैं कि ये लोग जो यूटिलाइज़ करेंगे 120 करोड़ रुपीस अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। और अगर आप देखेंगे जो इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये लोग 25% जो इनका रेवेन्यू है उसकी जो अराउंड 25% जो इनको रेवेन्यू मिलता है उसकी लगभग उसके बराबर इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगेन दैट इज़ अ रिस्क, क्योंकि इनकी मनी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होती है। और अगर आप इनकी कंटिन्यूड लायबिलिटी देखेंगे विथ टैक्सेस की, और इनकी एक गारंटी इन्होंने दी हुई है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को, वो अराउंड 60 करोड़ की आती है। तो अगेन दिस इज़ अ गुड नंबर। और टैक्स में भी इनके काफ़ी केसेस हैं जो चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर आई डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल केसेस एंड अदर केसेस। तो इसमें भी इनकी लायबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा आती है। और अगर आप ये देखेंगे कि ये एक बार अपने फ़िश को जब ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, फ़िश मील को, फ़िश ऑयल को, उसके बाद ये जो सेल करते हैं तो इसके लिए डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है ज़्यादा, तो ये डिपेंड होते हैं जो भी इनके जो शिप्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं जो उसको लेके जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, तो ये उस थर्ड पार्टी पर डिपेंड होते हैं। और अगर कोई भी अगर जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है या कोई भी सी में क्राइसिस होता है तो वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो रिस्क। और ये अपनी कैपेसिटी को जो टोटल है ये 50% से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, चाहे मैं इनके कितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैंने सारे एक्चुअली मैं देख चुका हूँ इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कितने कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये इनके चाहे इनके स्टोरेज के हों, चाहे इनके प्रोडक्शन के हों, चाहे इनके ओवरसीज़ के ओमान के हों, ये कहीं से भी अपनी कैपेसिटी को इतना यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास काफ़ी कैपेसिटी ऐसी है जो ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके पास ऑफ कोर्स इतने ऑर्डर्स इस समय नहीं हैं। तो दैट इज़ अगेन कि इनके ऊपर बुक्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता होगा, क्योंकि उसको उनको मेंटेन भी करना पड़ता है, सारी फैक्ट्रीज़ को, सारे प्लांट्स को इनको मेंटेन भी करना पड़ता है। हालांकि कैपेसिटी काफ़ी कम है उससे। और इनका लास्ट रिस्क मुझे एक ये भी लगा कि इनके काफ़ी इनके नेगेटिव कैश फ्लोज थे। तो जैसे लास्ट ईयर में भी इनको अराउंड -55 करोड़ का इनको नेगेटिव कैश फ्लो था, तो इनके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन ए रिस्क। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आईपीओ। अब मैंने आपको सारे रिस्क भी बता दिए हैं और आईपीओ के बारे में बताया है। नाउ ए पर्सन हैज़ टू टेक द कॉल, इवन दो उसकी जीएमपी का ग्रे मार्केट प्राइस भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको ये रिस्क के साथ एक कॉल लेना पड़ेगा कि आपको ये लगाना है या नहीं लगाना है। एक चीज़ डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इनकी एंकर इन्वेस्टर बुक, और अगर आप सारी जो बुक्स एंकर इन्वेस्टर देखेंगे और लेटेस्ट अगर अभी का जो सब्सक्रिप्शन देखेंगे वो अराउंड रिटेल पोर्शन का 11x तो हो ही चुका है। तो ये एक इंश्योर करता है कि दिस आईपीओ विल डेफिनेटली मार्केट इज़ लुकिंग पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इनके रिस्क देखेंगे जिस तरह से मैंने कंपनीज के बारे में बताया है, तो दैट इज़ लाइक ए पर्सन हैज़ टू डेफिनेटली ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो मेरे ख्याल से वो आएगा शायद प्रीमियम से अपना जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस सिंस इसका ज़्यादा है, और अगर इनफैक्ट यही होता है तो वो तो शायद थोड़ा पैसा निकाल भी सकता है, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डेफिनेटली ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने भी चाहिए। So friends, this was all about this Mocha Proteins IPO. So from my side, it's goodbye, and please subscribe my channel, please comment on my channel, and please like my channel. और मैं बहुत जल्दी एक और IPO के साथ आपके पास वापस से आऊँगा। थैंक यू।